एक बहू जब सास बनती है तो उसके मन में किस तरह का डर होता है, किस तरह की उसके मन में शंकाएं होती हैं। आज हमारी कहानी इसी के ऊपर आधारित है कि सास भी कभी बहू थी। तो आइए सुनते हैं पूरी कहानी। उदय के विवाह को पूरा 1 साल बीत गया। उसकी पत्नी रिया और वे कितनी बार हमें अपने पास मुंबई आने का निमंत्रण दे चुके हैं, परंतु कहाँ जा पाए हम। कभी हर्ष की व्यवस्था के कारण और कभी उन दोनों के विदेश ट्रिप के कारण। दोनों ही विदेशी कंपनी में काम करते हैं और ज़्यादातर बाहर ही आते जाते रहते हैं। ऐसे करते करते पूरा 1 साल बीत गया। ना हम बहू के पास जा पाए, ना बहू और बेटे हमारे पास रह पाए। सच कहूँ तो अभी एक सास का अपनी बहू से परिचय भी ठीक से नहीं हो पाया। चंद घंटे साथ बिता लेना या फ़ोन पर बात कर लेना भी भला कोई परिचय हुआ। कुछ दिन उसके पास रहूं, कुछ अपनी कहूँ, कुछ उसकी सुनूं, तभी तो कुछ बात बने। चलो 1 साल बाद ही सही, अब तो जाने का प्रोग्राम बन ही गया है। उनकी फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी है। दिल्ली से मुंबई का राजधानी में रिजर्वेशन हो चुका है। कल ही तो जाना है। पिछले 4-5 दिन तो शॉपिंग में ही निकल गए। अब बस उदय की पसंद के मठरी और लड्डू बनाने हैं। रिया को क्या पसंद है ये उदय से ही फ़ोन पर पूछ लेती हूँ, उसके लिए भी कुछ बना लेती हूँ। अब सब सामान पैक कर लिया है। 1 घंटे बाद तो चलना है। मन उमंगों से भरा है। हर्ष तो चलने में से 5 मिनट पहले आएंगे। आते ही हल्ला काटना शुरू कर देंगे, तुम हमेशा देर कर देती हो, अभी तक सामान बाहर क्यों नहीं निकाला, गाड़ी छूट जाएगी। इस तरह वे अपनी झुंझुलाहट मुझ पर उतारते हैं और आज भी वैसा ही हुआ। लेकिन मेरे लिए ये एक बहुत आम बात है। स्टेशन आने पर पता चला कि गाड़ी समय से पहुंच रही है। सुनकर खुशी हुई कि बहुत देर स्टेशन पर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ट्रेन आने पर सारा सामान कुली ने सेट कर दिया। हम दोनों की बर्थ नीचे थी, इसलिए आराम से बैठ गए। अटेंडेंट कंबल तकिया सब दे गया। रात को 12 बजे तक शोर शराबा उतरना चढ़ना चलता रहा। टीटी भी टिकट चेक करके चला गया। अब तो बस सोने का ही काम रह गया था। हर्ष तो लेटते ही गहरी नींद में सो गए। मैं भी सोने की तैयारी करने लगी। गाड़ी अपनी रफ्तार पकड़ चुकी थी। मुझे अपने विवाह का साल याद आ गया, जब हमारी नई नई शादी हुई थी। मेरे पति हर्ष का बहुत छोटा सा परिवार था, जिसे वो बेहद प्यार करते थे। विशेष रूप से अपनी मम्मी और अपनी छोटी बहन शिप्रा से इन्हें विशेष लगाव था। इस बात का एहसास मुझे पहली रात को ही हो गया था। सुजाता, मेरी मम्मी ही मेरे लिए सब कुछ है। वे मेरी आदर्श हैं। छोटी बहन तो मानो मेरी धड़कन है। तुम इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि हमारे कारण कभी भी उनके दिल को कोई ठेस न पहुंचे। आप चिंता ना करें, मैं कभी आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। ये कहकर मैंने इनको आश्वस्त तो कर दिया, लेकिन मेरी आंखों की नींद उड़ गई। माँ को देवी मानने वाला बेटा व बहन को धड़कन समझने वाला भाई क्या कभी मेरा पति बन पाएगा? इस बात का मुझे शक होने लगा। मेरे मन में एक शंका घिर गई। किसी काम में ही मेरा मन नहीं लगता। मैं हर समय एक टेंशन में रहती। शादी के बाद छुट्टियां समाप्त होते ही हम दिल्ली चले गए, जहाँ ये सर्विस करते थे। बड़े प्यार से मैंने अपनी छोटी सी गृहस्थी सजाई। माँ को ये चीज़ यहाँ पसंद नहीं आएगी, तुम इसे दूसरी तरह सजाओ। माँ को तुम्हारी साड़ी पसंद नहीं आएगी, इसे मत पहनना। सलाद सजाने का ढंग माँ से सीख लेना। आए दिन हर समय मुझ पर टोका टकी करते रहते और मैं मन ही मन खींच उठती। मैं जानबूझकर वही करती जिसे ये मना करने को कहते। मम्मी ज़्यादातर हमारे पास रहने के लिए आती थी। पापा और अन्य लोग तो अपनी व्यस्तताओं के चलते कम आ पाते थे। हम भी त्योहारों पर ही जा पाते थे। इनकी टोकाटाकी के कारण मुझे मम्मी का आना बोझ लगने लगा। मैंने कभी भी उनके आने को सहजता से नहीं लिया। मुझे उनसे चिढ़ होने लगी। मैं सोचती ये बार बार क्यों चली आती हैं। मुझे उनकी उपस्थिति से बहुत परेशानी होने लगी। दूसरी तरफ हर्ष का उत्साह कोई अंत नहीं होता। पहले से तैयारी कर देते, माँ की पसंद की वस्तुओं को रसोई भर डालते। मैं भूल जाती कि हर्ष अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं। मेरा भी क्या दोष था। मम्मी जैसा खाना तो बना ही नहीं सकती, उन जैसा सलीका सीख लो। इस प्रकार की बातें कर करके ये मुझे और कुड़ा देते, मानो मैं कोई गवार लड़की हूँ, मेरा अपना कोई व्यक्तित्व ही ना हो, मेरी पसंद नापसंद का जैसे कोई महत्व ही ना हो। मैंने अपने मन में उनके प्रति एक तरह का विद्रोह सा पाल लिया था। वह मुझे पुरानी फिल्मों की ललिता पवार जैसी लगने लगी। वह जब भी आती हमारे लिए ढेरों उपहार लेके आती, तरह तरह के पकवान बना कर लाती। सच कहूँ तो मुझे उनकी लाई वस्तुओं में कोई इंटरेस्ट नहीं होता।
मेरी तो हर समय यही कोशिश रहती कि ऐसा वो क्या करूं कि जल्दी जल्दी यहाँ से चली जाए। मैं हर्ष को किसी न किसी बहाने से घर से बाहर ले जाती। अनेक बहाने होते हैं हमारे पास, जैसे पार्टी में आ जाना, फिर किसी शादी में जाने का झूठा बहाना। हम खूब घूमते, बाहर खाना खाकर देर से लौटते। मम्मी हम दोनों की प्रतीक्षा में जागती हुई मिलती। ना कोई शिकायत, ना कोई ताना मारना। जाने किस मिट्टी की बनी थी वो, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आता था। जाएगी वे हमें घूमने भेज देती और पीछे से घर का सारा काम निपटा लेती। कोई भी काम मेरे लिए नहीं छोड़ती। मुझे तो उनका ये सब करना नाटक ही लगता। वे जल्दी ही चली जाती, दुखी होकर या पता नहीं, ये कहना बहुत कठिन था। उन्होंने कभी भी मेरे व्यवहार पर कोई भी रिएक्शन नहीं दिया, कभी मुझे कोई कमेंट नहीं किया, कभी मुझे डांटा नहीं। हमेशा शांत बनी रहती, मानो कुछ हुआ ही ना हो, और कभी भी उन्होंने मेरी शिकायत अपने बेटे से नहीं की। समय बीतता गया। शादी के 4 साल बाद उदय का जन्म हुआ। सब लोग बहुत खुश थे परिवार में, और मम्मी जी तो दादी बनने की खुशी से पागल हो जा रही थी। उस समय मोबाइल का ज़माना तो था नहीं कि पल पल की खबर दी जा सके, लेकिन मम्मी जी फ़ोन पे अनेक बार कहती, सुजाता अपना ध्यान रखना, चेकअप कराना, डॉक्टर जो कहे वो मानना। हर्ष से भी कहती कि बहू का खास ध्यान रखना। उस समय भी मैं उनके प्यार को नहीं समझ पाई, मुझे तब भी दिखावा लगता था। उदय के जन्म के बाद तो उनकी गोद में खिलाने का मोह उन्हें बार बार दिल्ली खींच लाता। पापा जी रिटायर हो चुके थे, उदय से उन्हें भी बहुत प्यार था, दोनों साथ ही आ जाते थे। अब एक नया शक मेरे दिमाग में घर गया कि मम्मी जी मेरे उदय से भी इस प्रकार मुझे छीन लेंगी जैसे हर्ष को छीन लिया है। यही शक मुझे दिन रात चैन नहीं लेने देता। तरह तरह के बहाने बनाकर मैं उदय को उनसे दूर रखती, लेकिन दादी पोते को अलग रखवाना इतना आसान भी नहीं था। वह रो रो कर उन्हीं के पास जाने की जिद पकड़ लेता। हर्ष को मेरी चालों का कभी पता ही नहीं चला। मम्मी जी ने कभी उनसे कोई शिकायत नहीं की। माँ बेटे को संबंध खराब करने के लिए मैंने कई तरह के हथकंडे भी अपनाए। कोई भी बात होती है मैं सारी शिकायत माँ के नाम पे लगा देती कि ये सामान माँ ने यहाँ रखा है, ये चीज़ माँ ने करी है, ये चीज़ वो करी है। एक दिन झुंझुला उठे, माँ को क्या हो गया है? मुझे तो लगता है कि मेरी माँ वे कठोर सास बन गई हैं। वे क्यों तुम्हारे कामों में दखल डालती हैं इतनी? मैंने उन्हें किसी तरह शांत किया। एक बार मेरी नंद चिपरा हमारे यहाँ रहने आई। उन दोनों मम्मी जी भी यहीं थी। मैं मम्मी जी से कह रही थी, आप भाभी का ऐसा रूखा व्यवहार कैसे सहन कर लेती हो? कुछ कहती क्यों नहीं? भैया को बताती क्यों नहीं? मम्मी जी बोली, बेटी हर्ष से क्या कहूँ, सुजाता हमारे घर की लक्ष्मी है, बड़ी बहू है, मेरे बेटे की पत्नी है। मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण उन दोनों में कोई भी रिश्ता उनका खराब हो। जीवन तो इन्हीं साथ जीना है। हमारा क्या है, आज है कल नहीं। तेरा मायका तो भाई भाभी से ही, तू तो भाई भाभी से प्यार से ही बोल। उनकी बात सुनकर मुझे अपने पर बहुत गिलानी हुई। उसके बाद उनका आना जाना बहुत ही कम हो गया। अब तो उन्हें इस दुनिया से गए हुए बहुत साल बीत गए। सोचते सोचते पूरी रात बीत गई। घड़ी देखी सुबह होने वाली थी। मुंबई आने वाली थी। मैं अपने वर्तमान में लौट आई। आज फिर एक डर मेरे अंदर जन्म ले रहा था। रिया ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, तब क्या मेरे अंदर इतना धैर्य है जितना मम्मी जी में था? क्या मैं उन जैसी उदार बन पाऊंगी? उदय भी तो मुझसे बहुत प्यार करता है। ज़रूर उसने रिया को बताया होगा कि मैं मम्मी को बहुत चाहता हूँ। कहीं वो भी मुझसे चिढ़ तो नहीं गई जैसे कि मैं अपनी सास से चिढ़ गई थी? रिया तो कमाने वाली लड़की है, उदय के बराबर कमाती है। मैं ठहरी साधारण घरेलू लड़की थी, मुझे तो ठीक से घर चलाना भी नहीं आता था। हे भगवान, बच्चों के पास जा रहे हैं, हमारी लाज रख लेना। मुंबई आने पर सब कुछ सोच के मैं संभली। उदय और रिया हमें स्टेशन लेने आए थे। जीन्स टॉप पहने वाली रिया मेरी दी हुई साड़ी पहनकर मेरे सामने खड़ी थी। एक बार फिर मम्मी जी याद आई। बहू, ये साड़ी मैं बहुत प्यार से तुम्हारे लिए लाई हूँ, जरा पहनकर दिखाना। वह हर दिन साड़ी पहनने को कहती और मैंने बहाने बनाकर साड़ी पहनना टाल जाती थी। बच्चे बड़े प्यार से घर ले गए। उन्होंने बताया कि उन्होंने 10 दिन की छुट्टी ले ली है, उन्हें पूरा समय हमारे साथ बिताना है। रिया मेरे गले लगकर कहने लगी, आपसे उदय की पसंद का खाना बनाना सीखना है, उदय की पसंद नापसंद जाननी है, आपसे घर चलाना सीखना है। मम्मी, उदय कितनी प्रशंसा करते हैं आपकी, आप इतनी अच्छी जो हैं। फिर वह मुझसे लिपट गई। मेरे पति बोले, भाई हम भी इनके साथ आए हैं। ये कहकर उदय के पापा मुस्कुराने लगे। ऐसी बात नहीं है पापा, ये सास बहू का प्यार है, इन्हें करने दीजिए, आप फ्रेश होकर आइए। रिया ने आप दोनों की पसंद का नाश्ता सुबह जल्दी उठकर ही तैयार कर लिया था। मुझे तो कुछ भी नहीं करने दिया। मेज़ तरह तरह के नाश्ते सजी हुई थी। सभी चीज़ें मेरे और हर्ष की पसंद की थीं। बहू का प्यार देखकर मन गदगद हो गया। हंसी खुशी से घूमते घूमते 10 दिन चुटकियों में निकल गए। मेरे मन का भय समाप्त हो गया। रिया अपने माता पिता से अच्छे संस्कार लेकर आई है। उसका अपना एक निजी व्यक्तित्व है, वही उसकी पहचान है।
मैं उससे अपनी तुलना क्यों करूं? वह खुले विचारों की आधुनिक लड़की है। सास उसकी दृष्टि में एक दोस्त की तरह है, उसकी प्रतिद्वंदी नहीं। काश मैं भी रिया जैसी सोच लेकर ससुराल में कदम रखती तो माँ बेटों के संबंधों में खटास तो पैदा नहीं होती। आज फिर मम्मी जी बहुत याद आई। दिल्ली लौटने से पहले मैंने उदय और रिया से कहा, बच्चों हमें दादा दादी कब बना रहे हो? दोनों ने शर्मा कर उत्तर दिया, जब आप हमारे बच्चे को पालने की जिम्मेदारी लेंगी तब हम ये काम करेंगे। बोलिए मंजूर है आपको? अपने प्रति उनका विश्वास देखकर मेरी आंखें नम हो गईं। एक बार फिर मेरा सिर शर्म से झुक गया। काश मैं भी रिया की तरह ही सोच पाती। अगर हमारी इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फिर हाजिर होंगे एक और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ।